पिछले 6 दिनों के अंदर यूएस के दो बड़े बैंक फेल हो चुके हैं और ये यूएस हिस्ट्री के टॉप 3 बैंक फेलियर्स में शामिल है। 2008 के बाद से सबसे बड़ा बैंक फेलियर है ये। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स का ऐसा भरोसा टूटा है मार्केट्स और बैंक से कि सभी अपना अपना पैसा विड्रॉ करने में लगे हैं। सारे बैंकों के शेयर्स धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से। कोई 30%, कोई 40%, कोई 60% से नीचे गिर चुका है। बैंक इंडेक्स भी काफी तेज रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं। बैंक्स के पास इतना लिक्विड डिपॉजिट नहीं है कि वो सारे डिपॉजिटर्स के विड्रॉल रिक्वेस्ट को पूरा कर सके और इसकी वजह से क्राइसिस जो है वो और एग्जैजरेट हो चुकी है। तो क्या फिर से 2008 के जैसे ही एक ग्लोबल क्राइसिस की शुरुआत हो गई है? क्या फिर से एक के बाद एक सारे बैंक्स फेल होना शुरू हो जाएंगे? जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स के फेल होने के बाद एक स्नोबॉल इफेक्ट की शुरुआत हुई थी और सारे के सारे बैंक्स डोमिनोज की तरह गिरना शुरू हो गए थे। क्या सिलिकॉन वैली बैंक भी वैसा ही कुछ शुरू करने वाला है? क्या फिर से सारे के सारे बैंक्स फेल हो जाएंगे? आखिर ये सब शुरू ही क्यों हुआ और क्या और कितना फर्क पड़ेगा यूएस की इकोनॉमी को इन सब से, और इंडियन इकोनॉमी को भी इन सब से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। और ये वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ क्या है, ताकि 10वीं के बच्चे से लेकर के फाइनेंस के एमबीए तक को सारी बात समझ में आए। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। Two big bank failures are roiling the financial market. Reuters estimates U.S. banks have lost over $100 billion in stock market value over the past 2 days. The Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. ये सब शुरू हुआ सिलिकॉन वैली बैंक से, जो यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक है। सिलिकॉन वैली बैंक है सिलिकॉन वैली में, जो कि फेमस है आईटी और स्टार्टअप हब होने के लिए। तो इस बैंक में स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स अपना पैसा डालते थे और बैंक की सर्विसेज यूज करते थे। मतलब इस बैंक के जो प्राइमरी कस्टमर्स थे वो स्टार्टअप और रिलेटेड पार्टीज थे, जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स वगैरह वगैरह। नॉर्मल लोगों के भी अकाउंट्स थे इस बैंक में, लेकिन जो टारगेट कस्टमर वाली बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप इकोसिस्टम ही था। इनफैक्ट इंडिया के भी कई सारे स्टार्टअप्स जैसे कि ओला, पेटीएम और शादी.com का जो पैसा है वो भी इस बैंक में डाला हुआ था। और ये इतनी बड़ी बैंक थी, उसके बाद भी ये फेल हो गई। अब कोई भी धंधा तभी फेल होता है जब या तो वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है, या फिर उसको लॉस होने लगता है, या फिर बिजनेस रन करने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। और बैंक भी तो एक धंधा ही है, तो ये भी ऐसे ही फेल हुआ होगा। अब बैंक्स पैसा कैसे कमाती है इसको समझते हैं। बैंक्स आपसे आपका पैसा लेती है और अलग अलग टाइप के अकाउंट में डिपॉजिट करवाती है, जैसे सेविंग्स अकाउंट, फिक्स अकाउंट और करंट अकाउंट। और इन सभी पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको देती है बैंक। और ये जो पैसा बैंक आपसे लेती है उसका इस्तेमाल बैंक लोन देने के लिए करती है, जिसपे बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब जो बैंक इंटरेस्ट आपको देती है वो या तो 0% से लेकर के 5-6% तक होता है, और जो बैंक आपसे चार्ज करती है इंटरेस्ट वो 6 से लेकर के 12%, 13% तक होता है। तो ये जो गैप होता है चार्ज करने में और देने में, उसको स्प्रेड बोलते हैं, और यही बैंक की कमाई होती है। कई बार बैंक अपना पूरा पैसा लोन नहीं दे पाती है, डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा लोन में नहीं दे पाती है, क्योंकि लोन लेने के लिए उतने एलिजिबल कस्टमर बैंक के पास होते नहीं है। तो ऐसे में जो बचा हुआ पैसा होता है बैंक उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है, और वहां से जो रिवेन्यू स्ट्रीम आता है, जो वहां से इंटरेस्ट आता है, वो भी बैंक का एक रिवेन्यू ही होता है। सिलिकॉन वैली बैंक भी ऐसे ही पैसा कमाती थी और वो यूएस की 16th लार्जेस्ट बैंक थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? अब होता ऐसा है कि यूएस के अंदर में स्टार्टअप्स जो हैं, जब उनको फंडिंग मिलती है, चाहे वो $1 बिलियन की फंडिंग हो, $10 मिलियन की फंडिंग हो, या जो भी फंडिंग हो, उस पैसे को वो अपने ऑफिस में बोरी में भर के तो रखेंगे नहीं, और ना ही सारा पैसा वो एक बार में यूज कर लेंगे। तो ये जो फंडिंग होती है उसमें से थोड़ा बहुत पैसा वो यूज करते हैं जरूरत के हिसाब से, जब उनको जरूरत लगती है, और बाकी का पैसा वो कहीं ना कहीं सेव करके रखते हैं। यूएस के स्टार्टअप्स के लिए जो जगह थी वो सिलिकॉन वैली बैंक थी। अब आपने सुना होगा कि 2020-21 में स्टार्टअप मार्केट में एक बहुत ज्यादा बूम आया था, जिसको देखो उसी को फंडिंग मिलती जा रही थी, और वो भी काफी बल्क में। तो इसकी वजह से एक साथ पैसों का काफी हैवी इनफ्लो हुआ मार्केट में, और काफी सारे नए नए स्टार्टअप्स मार्केट में आए। सिलिकॉन वैली बैंक के बैलेंस शीट को एनालाइज करने पर आपको पता चलेगा कि 31 दिसंबर 2018 में बैंक के पास टोटल इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग जो डिपॉजिट्स थे वो सिर्फ $49.32 बिलियन की थी, जो कि 31 दिसंबर 2022 को बढ़ के $173 बिलियन हो गई। मतलब 4 साल में 250% का इंक्रीज। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट को आप करंट अकाउंट की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, और इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स को आप सेविंग या फिर फिक्स्ड अकाउंट की तरह समझ सकते हैं, जहां कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक्स को। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के दिन यानी 14 मार्च को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो $1 बिलियन की जो वैल्यू है वो 8,226 करोड़ से ज्यादा है। तो ये तो क्लियर है कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास डिपॉजिट की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन दिक्कत बस इतनी है कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतने कस्टमर नहीं थे कि वो इस बड़े अमाउंट के लोन को अलग अलग जगह पे डिसबर्स कर सके। अब उनको इतने बड़े डिपॉजिट पे हर दिन इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा था, मतलब एक्सपेंसेस थे, लेकिन अर्निंग के लिए लोन्स नहीं दे पा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो मेजर कस्टमर्स हैं वो स्टार्टअप्स हैं, और स्टार्टअप्स जनरली लोन्स लेने से बचने की कोशिश करते हैं। स्टार्टअप्स अर्ली स्टेजेस में उतना रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके, यानी जो हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको वो चुका पाए, इतना उनके पास पैसा नहीं हो पाता है। प्लस लोन्स के लिए काफी कुछ कोलेट्रल वगैरह देना पड़ता है, जो कि एक अलग परेशानी होती है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी जैसी जगहों से इजीली फंडिंग मिल जाती है, तो वो वहां जाना प्रेफर करते हैं। स्टार्टअप्स को पैसों की जरूरत होती है तो वो आईपीओ वगैरह का ऑप्शन चूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक। अब यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो फेडरल इंटरेस्ट रेट है वो 5% के आसपास पहुंच चुका है। तो बिजनेस के लिए लोन लेना अब 60 से 8% से नीचे नहीं मिलता है, जो कि यूएस इकोनॉमी के हिसाब से बहुत महंगा है। इन सब की वजह से लोन का डिस्पर्समेंट जो है वो काफी कम हो गया है और बैंक्स के इनकम स्ट्रीम कम होने लगे हैं। 31 दिसंबर 2022 की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग एसवीबी का टोटल जो लोन है वो $73.61 बिलियन था, जो कि 173 बिलियन के सामने काफी एक छोटा अमाउंट लगता है। अब इन सब के साथ एक प्रॉब्लम और आ गई कि यूएस के अंदर एक फंडिंग विंटर शुरू हो गया, मतलब कि अब जो स्टार्टअप्स थे उनको नई फंडिंग मिलना धीरे धीरे कम होने लगी। आईपीओज या तो फेल होने लगे या पोस्टपोन हो गए, और जो भी स्टार्टअप्स थे उनको अपने डेली ऑपरेशन को रन करने के लिए कैश की जरूरत थी। तो उन्होंने सोचा कि यार बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको क्यों नहीं हम निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, और स्टार्टअप्स ने पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के पास लिक्विड एसेट सिर्फ $39.8 बिलियन के थे, जो कि 173 बिलियन के डिपॉजिट के सामने कुछ भी नहीं थे। अब ग्राहक तो अपना पैसा कभी भी मांग सकता है, लेकिन बैंक थोड़ी ना अपना दिया हुआ लोन कभी भी वापस मांग सकती है, वो तो अपने टाइम पे ही वापस आएगा ना। तो अब बैंक के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को बेच करके पैसा निकाले और कस्टमर को पैसे दे सके। तो आइए अब एसवीबी के इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। 31 दिसंबर 2022 को बैंक का टोटल इन्वेस्टमेंट $120 बिलियन के आसपास का था, जिसमें से लगभग 26 बिलियन शॉर्ट टर्म थे जो कि थोड़े रिस्की होते हैं, और 91.3 बिलियन लॉन्ग टर्म थे यानी कि रिस्क फ्री होते हैं, जिसको हम हेल्ड टू मैच्योरिटी भी बोलते हैं। ये HTM या हेल्ड टू मैच्योरिटी जनरली लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपने कोई एक चीज जिसकी वैल्यू 100 रुपए है उसको 95 रुपए में खरीदा, और जिससे आपने खरीदा है वो कहता है कि भाई इसको 30 साल तक अपने पास रखो और 30 साल के बाद मैं आपको इसके 100 या फिर 105 रुपए दूंगा मार्केट के हिसाब से, लेकिन कम से कम 100 तो मिलेंगे ही, जो कि इसकी फेस वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ 100 की खरीदी है और आपको 30 साल के पहले ही अपने पैसों की ज़रूरत लगती है, तो आप सेकेंडरी मार्केट में जा करके उसको थर्ड पार्टीज को बेच सकते हैं उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से। तो भाई ये तो काफ़ी सही मामला लगता है, क्योंकि इसमें रिस्क तो है ही नहीं, 30 साल तक बस इसको संभाल के रखना है और उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। लेकिन यहाँ भी सिलिकॉन वैली बैंक की किस्मत खराब थी और उसको यहाँ भी लॉस हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक का जो $91.3 बिलियन का HTM था, उसमें 31 दिसंबर 2022 तक उसको $15.15 बिलियन का अनरियलाइज्ड लॉस था। मतलब अगर 31 दिसंबर 2022 तक इन सिक्योरिटीज को वो बेचता तो उसको सिर्फ $76.16 बिलियन मिलते 91.3 की जगह। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड के जो प्राइसेस होते हैं वो इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर फेडरल इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड का मार्केट प्राइस जो है वो नीचे आएगा, और अगर फेडरल इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड का मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा। और अभी मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो अगर एसवीपी इन बॉन्ड्स को 30 साल के लिए रखता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कोई लॉस होता ही नहीं। क्योंकि उनको ये सिक्योरिटीज को लिक्विडेट करना पड़ा या बेचना पड़ा, इसलिए दिक्कत शुरू हुई। अब डिपॉजिटर्स को अपने पैसों की जरूरत हुई, उन्होंने विड्रॉल करना शुरू किया, बैंक के पास पैसे थे नहीं तो उन्होंने टालने की कोशिश करी, और इस टालने की वजह से मार्केट में सेंटीमेंट और खराब हो गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। अब डिपॉजिटर्स ने बैंक के बैलेंस शीट वगैरह को चेक किया तो देखा कि भाई यहाँ तो लिक्विडिटी ही नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है, और लोगों ने विड्रॉल करना शुरू कर दिया। अब मजबूरी में बैंक को अपने HTM सिक्योरिटीज को सस्ते में बेचना पड़ा, और यहाँ जो उनको लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए वो मार्केट में फंड रेज करने गए, लेकिन फंडिंग मिली नहीं, और इससे डिपॉजिटर्स और घबरा गए। इस घबराहट को हवा तब मिल गई जब पीटर थियल और गैरी टेन जैसे रेस्पेक्टेड वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपने फंड का पैसा यहाँ से निकालना शुरू किया और एक बैंक रन शुरू हुआ। बैंक रन का मतलब होता है जब एक साथ बहुत सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक से निकालने पहुंच जाते हैं। ये बैंक रन और लॉसेस और इन सब की वजह से एसवीपी के शेयर्स एक ही दिन में 60% से नीचे गिर गए, और इससे बैंक की हालत और खराब हो गई।
एक बैंक के फेल होने के बाद डिपॉजिटर्स के मन में डर बैठ गया कि कहीं फिर से 2008 वाली बात वापस न हो जाए, तो उन्होंने और भी बैंक्स में जहां उनके अकाउंट्स थे वहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक बैंक था सिग्नेचर बैंक, जो कि एसवीबी की तरह ही एक प्रोमिनेंट मार्केट को सर्व करता है, जो कि है क्रिप्टो करेंसी। अब डिपॉजिटर्स को लगा कि यार वैसे ही क्रिप्टो मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, फिलहाल एक बैंक ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो कहीं यहाँ भी जो हमारा पैसा है वो भी ना डूब जाए। तो यहाँ पर भी एक बैंक रन स्टार्ट हो गया और सिग्नेचर बैंक बन गया वो दूसरा बैंक यूएस के अंदर जो कि फेल हुआ। अब इसको देख करके और भी बैंक स्ट्रगल करने लगे और हर जगह बैंक रन स्टार्ट हो गए, शेयर प्राइसेस नीचे गिरने लगे। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो कि यूएस का एक बहुत मेजर बैंक है, उसके शेयर 70% से नीचे गिर गए, जबकि वो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक भी था, उसके पास काफ़ी पैसे थे अपने डिपॉजिटर्स को देने के लिए। लेकिन जब मार्केट में घबराहट होती है तो वहाँ लॉजिक काम करना बंद कर देता है। गैरी टैन जो कि वाई कॉम्बिनेटर के सीईओ हैं, वो कहते हैं कि ये एक एक्सटेंशन लेवल इवेंट है, क्योंकि ऐसा है कि स्टार्टअप्स का जो पैसा अभी सिलिकॉन वैली बैंक में फंसा हुआ है वो उनको चाहिए अपने डेली ऑपरेशंस को रन करने के लिए, जैसे कि उनको रेंट, सैलरी वगैरह के लिए पैसे की ज़रूरत है, और अगर ये पैसा टाइम पर नहीं निकला तो मजबूरी में स्टार्टअप्स को अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा, ऑफिसेज बंद करने पड़ेंगे और ये स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे। एक रिपोर्ट की माने तो 30% स्टार्टअप्स के पास एक महीने भी ऑपरेट करने का पैसा नहीं है, और अगर सिलिकॉन वैली बैंक से पैसे नहीं निकलते हैं तो उनको बंद होना ही पड़ेगा, जिससे एक स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट होगा, इकोनॉमी डाउन जाएगी, जॉब चले जाएंगे और रिसेशन भी हो सकता है। पहले तो ये बैंक रन रोकने के लिए यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने एक रेगुलेटर को अपॉइंट किया, जिसका नाम है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसने सारे विड्रॉल्स को कुछ टाइम के लिए रोक दिया और बोला कि पहले हम जायजा लेंगे बैंक्स के रियल सिचुएशन का और उसके बाद ही कोई विड्रॉल होगी। वैसे तो जैसे इंडिया में हर अकाउंट में 5 लाख तक के अमाउंट को इंश्योर किया गया है, मतलब अगर बैंक डूब भी गई इंडिया में तो आपको 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं तो। वैसे ही यूएस में 2,50,000 का इंश्योरेंस है, लेकिन क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक सिर्फ स्टार्टअप्स को सर्व करता था तो ज़्यादातर अकाउंट में इससे ज़्यादा ही रकम होगी। यूएस गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस के साइज और फ्यूचर इंप्लीकेशंस को समझते हुए ये डिसाइड किया है कि विड्रॉल्स पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, जिसको जितना पैसा निकालना है उतना पैसा निकाल सकता है और जो शॉर्टफॉल होगी बैंक्स के पास में उसको यूएस गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक के यूके विंग को एचएसबीसी बैंक ने £1 में खरीद लिया है, जिससे अब डिपॉजिटर्स थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। कई सारे स्टार्टअप्स तो ये भी कह रहे थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक हफ्ते भी ऑपरेट कर पाएं, और अगर ये डील नहीं हो पाती, सिलिकॉन वैली बैंक से पैसा नहीं निकल पाता, तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती। अब ये नेशनल लेवल क्राइसिस बनेगा कि नहीं, इसको समझने के लिए हमको इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा। अब शॉर्ट टर्म में 100% बैंक के शेयर नीचे जाएंगे, कुछ एक बैंक में रन भी होगा, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। 2008 के बाद लोगों में एक डर बैठ गया है। डिपॉजिटर्स ऐसे सिचुएशन में लॉजिक नहीं बल्कि इमोशन से काम लेते हैं, और इमोशंस उनको पैसा निकालने को कहता है, जबकि उसकी ज़रूरत उनको है नहीं। लेकिन जनता ये पैसे निकाल कर आखिर रखेगी कहाँ? कुछ दिन में जब माहौल ठीक हो जाएगा तो वो वापस बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कर देगी और सारा मामला सही हो जाएगा। लेकिन तब तक परेशानी थोड़ी बहुत होती ही रहेगी। अब लॉन्ग टर्म में 2008 जैसी क्राइसिस नहीं आएगी, बैंक फेलियर्स नहीं होंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल लॉस की वजह है या फिर जो अंडरलाइंग एसेट है वो 2008 में सब प्राइम लोन्स थे, यानी कि ऐसे लोन्स जो कि बेकार थे, ऐसे लोगों को मिले थे जो कि लोन्स को वापस कर ही नहीं पाए। लेकिन इस बार जो अंडरलाइंग एसेट है वो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं। इस बार के अंडरलाइंग एसेट्स काफ़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली, तो कोई बहुत बड़ा स्पाइरलिंग इफेक्ट होगा नहीं। यूएस के जितने भी बड़े बैंक जैसे कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली वगैरह, इन सबको मिलाकर के जो अभी अनरियलाइज्ड लॉस है बॉन्ड मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी यूएस के अंदर में ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अगर इन एसेट्स को मैच्योरिटी तक रखा जाए तो ₹1 का भी लॉस नहीं होगा। इसीलिए अभी यूएस गवर्नमेंट भी फुल फाइनेंशियल बैकिंग दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बैंक्स को अपने एसेट बेचने पड़े तो नुकसान होगा, लेकिन अगर नहीं बेचे तो पैसे 100% सेफ है। इसके अलावा ये भी समझना पड़ेगा कि जो बैंक्स फेल हुए हैं वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा था, सिग्नेचर बैंक क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा था। 2008 के जैसे जनरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले बैंक्स फेल नहीं हुए हैं, और ये फेलियर एक तरह का लिक्विडिटी क्रंच है, मतलब सिर्फ कैश पैसों की कमी है, एक्चुअली में कोई पैसों की दिक्कत है नहीं। इसीलिए 2008 जैसी कोई क्राइसिस होने की संभावना ना के बराबर है। हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो आएगा, क्योंकि फिर से इमोशनल सेंटिमेंट वाली बात आ जाती है।
लेकिन कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसके रेगुलेशंस अब चोट खा खा कर काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या और यस बैंक जैसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होने के बाद आरबीआई ने कई ऐसी गाइडलाइंस बनाई हैं जो कि ऐसे मास लेवल इवेंट्स को होने से बचाता है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आई सजेस्ट कि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज़्यादा हैं तो टाइम टू टाइम अपने बैंक का हेल्थ चेक करते रहिए, कि अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आप समझिए कि बैंक किस सिचुएशन में है, वो पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और अगर आपके पास 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना पैसा जो है वो आप अलग अलग अकाउंट्स में रखें, हर अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा आप नहीं रखें। तो ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में इंडियन और यूएस दोनों की इकोनॉमी पे इस इवेंट से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, और मोस्ट लाइकली ये एक शॉर्ट लिव्ड क्राइसिस होने वाली है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।